सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे जबलपुर की खबर के साथ, जहां एक और भर्ती घोटाला सामने आया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर में सहायक समिति प्रबंधक में समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती प्रक्रिया की गई। जांच रिपोर्ट सामने आने पर 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। नियुक्ति फर्जीवाड़े की जांच के लिए कलेक्टर ने 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति ने 27 चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के उल्लंघन के साथ कई अनियमितताएं पाई हैं। नियुक्तियों में एमपी सहकारी सोसाइटी अधिनियम का पालन भी नहीं किया गया। पदोन्नति में भी विसंगति पाए जाने पर लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई। सारी चीज़ों को लाके समिति ने पाया कि पूरी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो दूषित है, तो दूषित प्रक्रिया होने की वजह से हमने इसको निरस्त कर दिया है। जिन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, साथ साथ नियुक्ति की नवीन प्रक्रिया भी जारी कर रहे हैं। इसमें एक बात मैं ज़रूर आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों ने पहले आवेदन दिए थे या जिन भी लोगों की नियुक्तियाँ अभी हुई थी, उन सारी नियुक्तियों को, उनके जो आवेदन पत्र हैं, उनका जो रिकॉर्ड है, उनको हम फिर से पुनर्विचार में लेंगे, उन पर फिर से विचार करेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग, ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होने से वो उनकी नियुक्ति का जो अधिकार है वो ख़त्म हो गया है। यदि वो पात्र होंगे, उस पात्रता के आधार पर उनकी नियुक्तियाँ पूरी प्रोसेस को करके, खासतौर से आरक्षण वाली जो प्रोसेस है उस सारी प्रोसेस को करने के बाद फिर से किया जाएगा। जांच कमेटी ने एक चीज़ और पाई है कि जो पात्रताओं के लिए जो अर्हताएँ डिसाइड की गई हैं, कुछ अर्हताएँ ऐसी हैं जिनके बारे में शिथिलीकरण होना चाहिए। उसके लिए हम राज्य शासन से अनुरोध करेंगे। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में पिछले दिनों हुई सभी नियुक्तियों को जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रद्द कर दिया है, क्योंकि ये नियुक्तियां नियम विरुद्ध तरीके से की गई थीं। एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद यह पाया गया कि बिना आरक्षण को ध्यान में रखे लगभग 80 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई, जो नियम विरुद्ध हैं। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर ने इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने इन नियुक्तियों को किया था। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। संजीव, ये पूरा मामला घोटाले का सामने आया, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग सम्मिलित थे? बिल्कुल, ये जो घोटाला है, ये जब से विज्ञप्ति निकाली थी, विज्ञापन निकाला गया था, उसी में गलतियां थी। उससे लेकर नियुक्तियों तक लगभग सारे स्टेप्स जो जांच कमेटी ने जांच की है उसमें गलत पाए गए थे। तो कलेक्टर ने जब 3 सदस्यीय जांच कमेटी का एक निर्माण किया और जब जांच की गई तो एक के बाद एक परतें खुलती गई। आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया था, उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी नियुक्ति दे दी गई थी जो कभी उप प्रबंधक नहीं रहे थे, उन्हें प्रबंधक बना दिया गया। और भी कई ऐसे दागी अधिकारियों को नियुक्ति दी गई थी जिनके खिलाफ मामले दर्ज थे। किसी के खिलाफ गबन का मामला है, किसी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो जितने लोगों को भी नियुक्तियां दी गई थी वो सभी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण थी। जब ये मामले का खुलासा हुआ तो कलेक्टर ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लेते हुए आज सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है और कहा है कि फिर से नियुक्तियां के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। लेकिन एक बात और प्रमुख रूप से कही गई है कि जिन लोगों की नियुक्तियां हुई थी, अगर वो सही हैं तो वो एक बार फिर आवेदन करें। ऐसा नहीं है कि उनकी नियुक्तियों के रद्द हो जाने से वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो उनके पास एक मौका और है कि जब वो फिर से नई आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें आवेदन कर सकेंगे। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा नए आवेदन प्रक्रिया की आखिर कब निकलती है और साथ ही साथ उन लोगों पर क्या कुछ और कार्रवाई होती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया, आगे भी बने रहिएगा संजीव, खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जबलपुर के राघव वेयरहाउस में सड़ा और घुना गेहूं मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने 125 वेयरहाउस में रखे गेहूं की जांच करने के लिए एक समिति बनाई है, जिसने वेयरहाउस में रखे गेहूं की जांच की। जांच में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है।
है, जिसके बाद जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी ने चरगवा थाने में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जांच समिति के अनुसार समिति प्रबंधक राजेश नंदेशरिया, खरीदी केंद्र प्रभारी भूपेंद्र सिंह पटेल, वेयरहाउस संचालक अभिषेक दीक्षित, ऑपरेटर सृजल जैन, सर्वेयर प्रवीण रजक और शुभम शर्मा ने धोखाधड़ी करते हुए गलत तरीके से गेहूं का उपार्जन किया, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान हुआ। इन सभी 6 लोगों पर धारा 420, 409, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। जो राघव वेयर हाउस में जो कार्रवाई चल रही है, राघव वेयर हाउस में चूंकि एक स्टैक में जो है काफ़ी सारा गेहूँ 9 रुपये की पाया गया है। इस स्टैक को तोड़ने के बाद जो है रेंडमली तोड़ रहे हैं, मतलब जैसे 10 बोरियां निकाल रहे हैं, फिर एक साइड से निकाल रहे हैं, दूसरे साइड से निकाल रहे हैं, उसके आधार पर एक आकलन कर रहे हैं कि कितना गेहूँ खराब होने की आशंका है उसमें। तो इसके लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। मीनवाइल जो जिम्मेदार कर्मचारी थे और जो जिम्मेदार लोग थे, उनके खिलाफ हमने एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है और जो कर्मचारी लोग हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चालू कर दी है। जबलपुर जिले में हुए करोड़ों रुपए के गेहूं घोटाले में अब सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। लगभग 125 वेयरहाउस की जांच की जा रही है और जिस राघव वेयरहाउस में यह सड़ा और निम्न क्वालिटी का गेहूं मिला था, उसके समिति प्रबंधक, वेयरहाउस संचालक सहित 6 लोगों के खिलाफ जबलपुर कलेक्टर ने एफआईआर करा दी है। दीपक सक्सेना का कहना है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा और किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने भी इस तरह से सड़ा गेहूं रखा है, जो किसान है या जो वेयरहाउस संचालक हैं, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। लगातार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं संजीव। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात तो कही जा रही है और चिन्हित भी किया गया है लोगों को, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर ये कब से इसी तरह की लापरवाही बरती जा रही थी, कितने सारे लोगों को नुकसान और हुआ होगा? अस्मिता, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला जो है वो गरीबों के खाने से, रोटी से जुड़ा हुआ है। यही गेहूं आगे चलकर राशन की दुकानों से, सस्ते मूल्य की दुकानें जो होती हैं उनसे फ्री बांटा जाता है। तो होता यह है कि जब गेहूं थोड़े दिनों बाद उन राशन की दुकानों पर जाएगा तो वो खराब गेहूं भी पहुंच जाएगा और राशन की दुकान वाला गरीबों को ये कहता है कि हमारे पास जो माल आया है आपको वही लेना होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब आज के समय ये गेहूं भुरभुरा हो गया था और उसमें जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा कि किस तरह से वो पूरा गेहूं सड़ा हुआ है, घुना हुआ है और खाने लायक नहीं है। ये थोड़े दिन बाद ना सिर्फ ये गेहूं तो सड़ता ही, बाकी का जितना और भी गेहूं है वो भी सड़ जाता। आश्चर्य की बात है कि लगभग 6 करोड़ रुपए का गेहूं इस तरह से गोदाम में रख दिया गया था, वेयरहाउस में रख दिया गया था और लगभग 4.5 करोड़ का तो भुगतान भी कर दिया गया है। ये पकड़ में नहीं आता जब तक जो हमारे विधायक नीरज सिंह है बरगी के, वो खुद गए और उनका कहना था, जब उन्होंने एनडीटीवी से बात की तो उनका कहना था कि प्रारंभिक तौर पे तो समझ में नहीं आ रहा था, जब अंदर जाकर बीच में जो स्टैक्स लगाए जाते हैं जिन्हें गेहूं की छल्लियां कहते हैं, उनके बीच में सड़े हुए गेहूं को खपा दिया गया था। मतलब सामान्य तौर पर देखा नहीं जा सकता और अधिकारियों की मिलावट इतनी थी कि आप देखिए कि थोड़े दिन पहले ही जो फूड ऑफिसर है उसने जाकर इस गोडाउन की जांच की थी और इसको क्लीन चिट दी थी। इसी के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ये माना कि ये मामला लापरवाही का नहीं है, ये मिली भगत का मामला है और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निलंबित किया है और 6 लोगों के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज करा दी है। बिल्कुल, एफआईआर के साथ निलंबन की यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली है और अन्य जो भी उपार्जन केंद्र है वहां पर भी अब जांच की जा रही है। ऐसे में क्या अन्य जगह से कुछ इस तरह की खामियों की खबर आई है? बिल्कुल, 125 के लगभग सोसाइटियों का गठन किया गया था, जिसमें कुछ सोसाइटियों में तो अभी गेहूं पहुंचा नहीं है। लेकिन आज कलेक्टर ने जब एनडीटीवी से बात की तो ये बताया कि सभी की जांच की जाएगी और लगभग 60% सोसाइटियों की जांच कर ली गई है। सभी के लिए अलग अलग दलों का गठन कराया है और अब ये जो दल जा रहे हैं जांच, वो सिर्फ
ऊपर से देखकर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि सभी जगह पर वो खुरपी लगाकर चेक किया जाएगा और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि हर बोरी में किसान का टैग लगा है कि नहीं लगा, ताकि ये मालूम हो सके कि अगर ये खराब गेहूं आया है, भविष्य में भी अगर खराब गेहूं पाया जाता है तो उस किसान को आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन जो कुछ वेयर हाउस संचालक है उन्होंने टैग भी नहीं लगाए थे और खुरपी से जांच करने नहीं दी थी। तो अब जो नए निर्देश जारी किए गए हैं उसमें अनिवार्य रूप से सैंपल के रूप में कई सारी बोरियों पर खुरपी लगा के ये चेक किया जाएगा कि अंदर का गेहूं सही हो और इस बात की बिल्कुल ताकीद की जाएगी कि हर बोरी में जो किसान का नाम है, टैग है, वो लगा होना आवश्यक है। बिल्कुल। तो अब मामला इस बात पे पहुंच गया है कि सभी जगह जांच की जाएगी। बिल्कुल, अब जांच सभी जगह की जाएगी और उम्मीद यही की जाएगी कि इस बार किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टीम कांग्रेस को छोड़ मैच के दौरान टीम बीजेपी का हिस्सा बने अक्षय कांति बम की मुश्किलें अब बढ़ गई है। बम को गिरफ्तार कराने के लिए कांग्रेस ने टास्क फोर्स यानी कि अपनी टीम बना दी है, क्योंकि आरोप है कि एमपी पुलिस बम को बचा रही है। अक्षय कांति बम, भला इनको कौन भूल सकता है और कौन भूल सकता है इन तस्वीरों को। चलते चुनावी मैच में टीम बदलकर दूसरे पाले में चले जाने वाले अक्षय बम फरार हैं। बाकायदा वारंट जारी है। आरोप है कि मध्य प्रदेश की पुलिस उन्हें आंख मिचौली के इस खेल में वॉक ओवर दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने बागी बम के खिलाफ पूरी फील्डिंग सजा दी है। जिस तरीके से शासन प्रशासन बताता है कि पुलिस बल की कमी है, पुलिस बल की कमी को देखते हुए पुलिस को सहयोग करने के लिए धोखेबाज, दगाबाज, कांग्रेस की पीठ पर छुरा घोंपने वाले अक्षय बम को धारा 307 का आरोपी है, उसको गिरफ्तार करने के लिए 55 सदस्यीय एक उड़नदस्ता निगरानी समिति का सहयोग करने के लिए गठन किया गया है। जहां भी गुप्त रूप से हमारे लोग जो है उसकी निगरानी करेंगे और तत्काल संबंधित थाना, संबंधित पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना देंगे कि तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए। जब कोर्ट का आदेश हुआ है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होना चाहिए, कोर्ट के आदेश को माना जाना चाहिए। 10 मई को जब उसका 307 में जो है गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, उसके बाद 13 मई को जो है सिंधी कॉलोनी विधानसभा 4 में विवेक खंडेलवाल गिरीश जोशी को दिखता है, तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी जाती है, उसका पीछा किया जाता है, वो फरार हो जाता है। तो कानून का राज होना चाहिए। तो सुन लिया आपने, अब पुलिस नहीं कांग्रेस की टीम अक्षय बम का पता ठिकाना ढूंढेगी, ढूंढकर मोहन यादव जी की पुलिस को बताएगी, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि मैच में फेयर अंपायरिंग नहीं हो रही है। जब केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया जाता है तो फिर जो है अक्षय बम को पुलिस सुरक्षा क्यों दी जाती है? उसको तत्काल सुरक्षा उसकी हटाई जाना चाहिए। उसी पुलिस बल के माध्यम से उसको तत्काल जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दावा यह भी है कि अक्षय कांति बम के लिए कांग्रेस ने कई स्तरों पर मैच प्लानिंग की है, लेकिन पार्टी अभी पत्ते नहीं खोल सकती। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के गेम प्लान में बम की हार सुनिश्चित है। हमारे गुप्त रूप से हम उसको अभी उजागर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें उजागर नहीं करी जाती हैं। अगर उजागर कर देंगे तो पकड़ाई में कैसे आएगा वो? तो गुप्त रूप से उसको कहाँ है, क्या है, उसकी पूरी सूचना जो है हमारे गुप्तचर तंत्रों द्वारा निकाली जाएगी और तत्काल पुलिस के सहयोग के लिए दस्ता बना है, पुलिस को तत्काल उसके सुपुर्द कराने के लिए जो है पुलिस को सूचना दी जाएगी। बहरहाल अक्षय कांति बम अव्वल तो खुद सरेंडर कर पवेलियन में लौट जाएं, क्योंकि अदालत के आदेशों की तामील जरूरी है। और रही बात एमपी पुलिस की, तो जरूरी तो ये भी है कि पुलिस बम को बार बार नो बॉल फेंककर आउट होने से बचने की सहूलियत ना दे। एनडीटीवी के लिए इंदौर से समीर खान की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के तहत छतरपुर जिले की 6 विधानसभा के लिए हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इसके बाद कलेक्टर की मौजूदगी में छतरपुर स्थित एक्सीलेंस स्कूल में मशीनों को सील कर कड़ी सुरक्षा में रखा गया। यहां 1589 मतदान केंद्रों की मशीनें रखी हुई है। साथ ही यहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या एजेंट मौके पर मौजूद नहीं है। 4 जून को काउंटिंग के दिन स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और 3 लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आए हुए हैं तो ना तो हमें अधिकारी मिले, ना ही कोई किसी प्रकार की पुलिस ने हमें टोका है, ना ही सिर्फ कैमरे लगे हुए हैं। और एक और मैं ख़ास तौर से ये बात बता दूं कि जो ये पंडाल 2 पंडाल लगे हुए हैं, एक तो अधिकारियों के लिए लगा हुआ है, दूसरा जो ये चुनाव में प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में खास प्रत्याशी छतरपुर से लोकल एक भी प्रत्याशी ना होने के कारण से किसी प्रत्याशी में इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से प्रत्याशियों का तो बनता है, लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है उनको तो रहना चाहिए और सुरक्षा की बात करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जिन पंडालों में अधिकारियों को रहना चाहिए उन पंडालों में कोई भी नहीं, सिर्फ कुर्सी और कूलर रखा हुआ है। इसको एक और हम बात बता दें, हम गेट पे पहले गेट पे जो पहले राउंड की पुलिस होती है, उस राउंड पे भी हम जब आए तो हमें कहीं किसी ने नहीं रोका और ना ही किसी प्रकार की कोई जांच की गई है। और हम एक और बात बता दें, यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी कौन है, यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी के लिए। भिंड में कांग्रेस नेता प्रमोद चौधरी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया है। दरअसल एमपी में चुनाव के दौरान प्रमोद चौधरी ने सरकारी विश्राम गृह में बैठकर मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने की अपील की थी और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। बाद में विश्राम गृह के एक कर्मचारी की शिकायत पर मेहगांव थाने में पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज की है। लोकसभा भिंड क्षेत्र में सभी मतदाताओं से, सरब समाज से ये अपील कर रहा हूं कि 7 तारीख को कांग्रेस पार्टी हाथ के पंजे पे वोट डालकर भारी बहुमत से माननीय फूल सिंह बरैया जी को जिताएं। और मेरा सरब समाज से निवेदन है कि उनके बारे में जो भी ये वीडियो वगैरह उल्टी सीधी चीजें डाली जा रही हैं, इन पे बिल्कुल विश्वास न करें। ये 20 साल पुराने वीडियो, वो भी सही वीडियो नहीं है। इनको मिक्स करके बना के झूठे सांचे वीडियो डाले जा रहे हैं। इन वीडियो पे कोई भी भरोसा न करे। कांकेर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग देव यात्रा में जमकर नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं। उनके साथ कांकेर विधानसभा के बीजेपी विधायक आशाराम नेताम भी मौजूद हैं। दोनों कांधे में हाथ डाल देव यात्रा में जमकर झूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांकेर के बेवर्ती गांव में देव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ काफी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे थे। यहाँ कांकेर लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग भी पहुंचे थे और इस दौरान वो देवी देवताओं के साथ थिरकते नजर आए। नारायणपुर कांग्रेस नेता विक्रम वैस गोलीकांड के मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। बिलासपुर पुलिस ने सरगना को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया। सशस्त्र बल को स्पेशल टीम में शामिल किया गया। गोलीकांड का मास्टरमाइंड मनीष राठौर पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मनीष के पास वेपन होने की आशंका जताई गई है। आरोपियों के बिलासपुर में स्पेशल टीम को कार से कुचलने की कोशिश की थी और घेराबंदी में तैनात एसआई अजहर को रौंदने के लिए आरोपियों ने कार की स्पीड बढ़ा दी थी। खुद की जान बचाते हुए एसआई अजहर पीछे हटे तो आरोपियों ने पहियों को पांव पर चढ़ाकर कुचला। एसीसीयू प्रभारी और
एएसपी ग्रामीण अनुज कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई है। घटना का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पाराघाट टोल प्लाजा गेट तोड़कर सभी आरोपी भाग गए। 13 मई की रात लगभग 10 बजे विक्रम बैस के उसके घर के सामने, घर से लगभग 400-500 मीटर दूर नारायणपुर के बकरूपारा में 3 लोगों ने मिलकर गोली से मारकर और साथ में धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी। इस पे पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पहले 2-3 घंटे में हमें कुछ टेक्निकल लीड मिल गए थे और हत्या करने वाले लोगों की डिजिटल पहचान हो गई थी। इस पर आगे काम करते हुए हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और उससे रिजल्ट ये निकल के आया कि जो लीड कॉन्स्पिरेटर है नारायणपुर का ही रहने वाला मनीष राठौर नाम का व्यक्ति है, जिसने पूरी साजिश रची थी और इसकी साजिश वो लगभग 2 महीने पहले से रच रहा था। इस पे वो काम कर रहा था। इसको वो इस पूरी प्रक्रिया को उसने 3-4 स्टेप्स में कंप्लीट किया। पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए। पहले वो जेल जा चुका है मनीष राठौर। जेल से उसकी दोस्ती एक विश्वजीत नाग नाम के बंदे से थी, तो विश्वजीत नाग को हायर किया। उसके थ्रू दुर्ग के बाकी 4 और अपराधियों से मिला। उसमें से एक को किलिंग के लिए हायर किया, बाकी लोगों को वेपन प्रोक्योर करने के लिए हायर किया। 4 लोग जाकर बिहार से वेपन लेकर आए। उस वेपन को यूज करके दुर्ग का एक विश्वजीत नाग जो यही नारायणपुर में रहता था, दोनों ने और साथ में मनीष राठौर का एक और कर्मचारी जो उसके ऑफिस में काम करता है विवेक, तीनों ने मिलकर रेकी की और घटना को अंजाम दिया। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। हालांकि मुख्य आरोपी मनीष राठौर अभी भी फरार है और बताते चले कि मनीष राठौर ने ही विक्रम बैस की हत्या की सुपारी दी थी, जिसके बाद मनीष ने शूटरों से जेल में मुलाकात की। ये भी बताया जा रहा है कि मनीष राठौर की पत्रकारों को धमकी भरे पत्र और फर्जी नक्सली बैनर मामले में भी भूमिका थी। फिलहाल जाँच जारी है। तो वहीं आरोपियों से पुलिस ने 1 पिस्टल सहित 2 बाइक, धमकी भरे पत्र सहित कई सबूत बरामद किए हैं। और सीहोर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल बुधनी थाने में पीड़ित महिला ने मामला दर्ज कराया। इसके अलावा बताया गया कि आरोपी ने उसे गलत नाम बताकर उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो आरोपी ने पीड़ित महिला और उसके बेटे को 1 साल तक नजरबंद करके रखा। 1 साल बाद जैसे ही उसे मौका मिला, वो वहां से भागकर थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी और उसके साथियों को जेल भेज दिया है। लगभग 3 साल पहले इसकी सुलेमान नामक व्यक्ति से शादी हुई थी, जिसने शुरू में अपना नाम आशु बताया था, जो कि भोपाल का रहने वाला है। उसने अपनी पहचान छुपाकर शालिनी से शादी की थी और उसको जब शालिनी को उसकी असलियत का पता लगा तो वहाँ से जाना चाहती थी, परंतु सुलेमान ने लगातार ही उसे अपनी नज़रबंद करके रखा और कुछ समय पहले वो अपने किसी दोस्त की सहायता से वहाँ से निकलने में कामयाब हुई और उसने थाने आकर रिपोर्ट किए। तो जो भी सुसंगत धाराएँ हैं उसमें कायम की जाकर कार्रवाई की जाती है। और मेरी बच्ची को 2 साल पहले उसने हाथ दे के बैठा। उसने गाड़ी पे, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि मुझे छोड़ देना, घर छोड़ दिए। नंबर ले लिए उनसे बातें करने लगा। फिर उसके बाद में उसने 1-2 महीने के बाद में फिर उसने लेगा उसको। उनने तो नाम बदल के ले गए थे लड़की को और लड़की उनके केस से छूट के भागी। उनके पीछे आए और हमारे पति को मारे। अच्छा ये बताओ, ये जो तो आपकी लड़की है उसके साथ कितने दिनों से रह रही थी? ये 3रा साल है। अच्छा, 3रा साल। तो वो पहले क्या नाम बताया था उनने की? आशु नाम बताए थे। ये बात कब पता चली? उसके बाद कितने दिनों बाद यहाँ पे आए हैं आप लोग? उनको 1-2 महीने के बाद में पता चल गया था। फिर वो धमकी देने लगा, बच्चे को मार दूंगी किसी को भी बताए तो करके धमकी देने लगा। तो इसलिए वो किसी को नहीं बताई उसने। राजमाता माधवी राजेश सिंधिया की अंतिम यात्रा आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रहे हैं। सबसे आगे 2 किलोमीटर चलकर छतरी पहुंचेंगी अंतिम यात्रा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम वीवीआईपी भी यहां पर मौजूद है। नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं का यहां पर जमावड़ा दिखाई दे रहा है। यह अंतिम यात्रा और ऐसे में
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर मौजूद और साथ ही साथ उनका पुत्र भी मौजूद है। लंबी बीमारी के चलते दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद उन्हें ग्वालियर लेकर आया गया विशेष विमान से, जिसके बाद आखिरी दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देव श्रीमाली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उनके अंतिम यात्रा की, लेकिन इस यात्रा के साथ कई ऐसे पहलू जुड़े हुए हैं जो इतिहास को जोड़ते हैं। हेलो देव श्रीमाली जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आ रही है। देव श्रीमाली जी, ये अंतिम यात्रा चल रही है, काफी यहाँ पर दुखद पल है और तमाम वीवीआईपी नेताओं का जमावड़ा भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतिम यात्रा तो अब अपने मुकाम पर पहुंच गई है, जो सिंधिया परिवार का छतरी स्थल है जहां इनके परिवार के अंतिम संस्कार किए जाते हैं, वहां पहुंच गई है। और अब हिंदू रीति रिवाज से और जो शाही परिवार की अपनी परंपराएं हैं उनके अनुसार यहाँ अंतिम संस्कार की जो मंत्रोच्चार के बीच में पूजा अर्चना जारी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ल यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक मंत्री भी यहाँ पहुंच चुके हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ मौजूद हैं और राजमाता को अपनी अंतिम विदाई देने के लिए इस मौके पर और श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजमाता के निधन के शोक में आज ग्वालियर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने बाजार बंद करने का आह्वान किया था, जिसके तहत सारे बाजार शोक में बंद हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है। बिल्कुल, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है, लेकिन अगर हम इनके बारे में जाने, इनके बारे में समझे तो बिल्कुल, ये माधवी राजे सिंधिया मूलतः नेपाल की राजकुमारी थी और इनका नाम किरण राजे था उस समय जब ये शादी नहीं हुई थी तब। और आज 1966 में इनका विवाह हुआ था माधवराव सिंधिया के साथ और आज से ठीक 75 साल और 7 दिन के पहले यहाँ पर अब उनके निधन हो गया, जहाँ पर अंतिम यात्रा ये दृश्य। बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।